ओके बेटे, हम बात कर रहे थे ये एक्सेलरेटर की मैक्सिमम एनर्जी की। तो आप लोगों को मैंने बताया मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करना ये बहुत ज़रूरी इसलिए ये होता है कि अगर आपको एक्सेलरेटेड पार्टिकल की एनर्जी का ही नहीं पता तो आप न्यूक्लियस को कैसे डिसइंटीग्रेट करोगे। न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए एक्सेलरेटेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर उतनी होगी तो पार्टिकल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल की फाइंड करना। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही बेटे? ठीक है बेटे, वो सेशन आपको पता है ये खत्म हो गया था तो मैंने अगेन आपको ज्वाइन करवाया। हाँ, ये याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है? सुनेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये बहुत सिंपल सा फार्मूला बन गया बेटे। यहाँ पर क्यू बी और एम कांस्टेंट हैं। सिर्फ आप ये देखो कि आपने जो साइक्लोट्रॉन बनाया है उस साइक्लोट्रॉन में डीज का साइज कितना रखा है। अगर डीज का साइज आप बढ़ाते जाओगे तो आर भी ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना आसान होगा। तो मेन जो डिपेंडेंस है काइनेटिक एनर्जी का वो डीज के साइज पर है। बाकी फील्ड चार्ज बाकी चीज़ें भी काउंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चीज़ जो काउंट होगी वो डीज का साइज होगा। क्योंकि आपने बेटे जो पार्टिकल एक्सेलरेट करना है उसका चार्ज खास होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके मैस को चेंज नहीं कर सकते, फील्ड को चेंज करना, मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एक्सेलरेटिंग पार्टिकल को मुश्किल होगा। सो आपका जो साइज है डीज का ये काउंट होता है, लेकिन हमने इसको ऑप्टिमम कंडीशन हासिल करना होती है कि साइज को इतना बड़ा भी नहीं करना कि वो एक्सेलरेटर जो है उसको बाकी साइज की वजह से भी इशू आए कि उनको उसको कहाँ रखना है, किस तरह उसको हमने इंस्टॉल करना है। तो साइज एक खास हद तक साइज को मैक्सिमम रखते हुए आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। बेटे अगर हम बात करें यहाँ पर जो मसाइल आते हैं ना उनको देखना है आपने। मसला यहाँ पर पता है कि आपने मैंने शुरू में आपको बताया था कि साइक्लोट्रॉन जो है ये वो एक्सेलरेटर है जो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता और न्यूट्रल को भी नहीं। न्यूट्रल को क्यों नहीं करता ये तो आप समझ गए होंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। न्यूट्रल पता चल रहा है यहाँ पर, लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों नहीं करता ये मैं इसका बताता हूँ थोड़ा। आपको पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको लाइट लाइट पार्टिकल हैं। सो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाते हैं, और उनके एक्सेलरेट होने की वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती, मिसमैचिंग होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल एक्सेलरेट होने की बजाय स्लो होना शुरू हो जाता है। मैं आपको फिगर से यही बात दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है, ये बहुत ज़रूरी है बेटे। ये फिगर सामने आ गई हमारे। देखो बेटे आपको ये पता है कि चार्ज पार्टिकल जब डी के बिल्कुल आखिरी सिरे पे आता है तो उस वक्त पोलैरिटी चेंज होती है। लिहाजा पार्टिकल जो डी सामने है वो इसको अट्रैक्ट करेगी, जिस डी से निकल रहा था वो रिपेल करेगी, ये एक्सेलरेट होगा। तो जब पार्टिकल इस डी से अंदर मूव करता हुआ डी के दूसरे सिरे पर आता है तो उस वक्त पोलैरिटी चेंज होती है। हर दफा ऐसा होगा तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टिकल को एक्सेलरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि लाइट पार्टिकल है और इस फील्ड की वजह से वो इतना तेजी से एक्सेलरेट होता है कि उसकी अपनी जो डीज के अंदर मूवमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, और जो अप्लाइड फील्ड है इसी सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम, उससे उससे मैच नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पार्टिकल डी के सिरे पर जब आता है तो उस वक्त पोलैरिटी चेंज नहीं होती और सामने वाली डी ऑपोजिट चार्ज हो की बजाय वही चार्ज उसके पास होता है और वो अट्रैक्ट करने के बाद रिपेल करती है। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन का लाइट वेट जो है ये इसमें मसला करता है। नंबर वन, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन लाइट होने की वजह से एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी जो है वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, जिसकी वजह से वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वो भी यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाता है, और जो लॉरेंस फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसके इन्वॉल्व होने से आपको पता है इसका मैस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और फिर टाइम डिलेशन और इस तरह के मिसाइल आते हैं, जिसकी वजह से इसे बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सेलरेट करवाना। तो ये दो रीज़न है, याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में या इस तरह कि कौन सी रीज़न है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हम क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते।
तो इसकी एक रीज़न है ये इसकी मिसमैचिंग ड्यू टू लाइट वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मिसमैचिंग विद द अप्लाइड सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सोर्स, और नंबर टू है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। बेटे ये मिसाइल सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में नहीं आते, बल्कि यही मिसाइल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में भी आ सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो इन दो में से एक फैक्टर को फेस करता है। वो कौन सा है? वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का। जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है और डी के आखिरी किनारों की तरफ पे पहुंचना शुरू होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल होती है, जिसकी वजह से वहाँ भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाता है और लॉरेंस फैक्टर जो है वहाँ भी इन्वॉल्व हो जाता है। फिर बिल्कुल वो इलेक्ट्रॉन वाले मिसाइल यहाँ भी शुरू हो जाते हैं। फिर उसको इस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए हम एक काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, आप ज़रा ध्यान कीजिएगा। बेटे आप लोगों ने अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा था। आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है हमारे पास था क्यू बी और एम, और अगर हम एम को रिप्लेस कर दें ये लॉरेंस फैक्टर वाले, जो लॉरेंस फैक्टर है उससे, तो यही एम की वैल्यू जब पुट करेंगे तो रिजल्ट ये बनेगा, ऐसे ही बनेगा। आप लोग देखो जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ये मैथ्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा फैक्टर। अब बेटे यहाँ पर देखें, चार्ज पार्टिकल जो है ना उसका चार्ज तो हम चेंज नहीं कर सकते जब वो एक्सेलरेट हो रहा है, लिहाजा क्यू तो कांस्टेंट होगा। एम नॉट उसका रेस्ट मैस है, दिस कैन नेवर बी चेंज ड्यूरिंग दिस कैन नेवर बी चेंज एट ऑल, सो दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्यू एंड एम नॉट आर कांस्टेंट बट वी कैन चेंज बी। जरा बेटे समझना है, बी चेंज हो सकती है और लॉरेंस फैक्टर को क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल स्पीड अप होगा तो ये लॉरेंस फैक्टर बढ़ेगा या कम होगा। देखो v इसकी इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी, जब ये बढ़ेगी तो फिर ये फैक्टर जो है ये v ओवर c ये तकरीबन बराबर होना शुरू होंगे, ये बढ़ता जाएगा तो ये डिफरेंस जो है कम होता जाएगा। जब स्पीड बढ़ेगी ये डिफरेंस कम होता जाएगा, इसका मतलब लॉरेंस फैक्टर कम होना शुरू हो जाता है। बहुत अहम बात, जैसे जैसे पार्टिकल एक्सेलरेट होता है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो लॉरेंस फैक्टर जो है वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऐसे करें, कुछ इस तरीके से करें कि हम लॉरेंस फैक्टर का जो फैक्ट है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फील्ड को बढ़ाना शुरू कर दें, तो फिर भी बी, ये जो यहाँ पर लिखा बी और 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1/2 यानी लॉरेंस फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट जो है हम इसको कांस्टेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी की मैचिंग सोर्स के साथ जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट कैसे करेंगे? हम कुछ इस तरह का सिस्टम करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हमने किया ना उस अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू कर दें। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लॉरेंस फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, बट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से हम फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आने देते। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगी तो फिर पार्टिकल की, एक्सेलरेटेड पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करती रहेंगी और पार्टिकल एक्सेलरेट होता रहेगा। बहुत अहम बात याद रखना। लेकिन अगर आप लोग दोनों को मैच नहीं कर सकते, लॉरेंस फैक्टर जो है वो मुसलसल चेंज हो रहा है, उस वक्त की कंडीशन को हम कहते हैं लेक ऑफ रेजोनेंस। लेक ऑफ रेजोनेंस, सो रेजोनेंस की, ये लेक ऑफ रेजोनेंस को रिमूव करना ज़रूरी है। और ये कैसे खत्म होगा? सिर्फ एक ही हल है और वो हल है बाय इंक्रीजिंग फील्ड, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट ये सारा था हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन आप लोगों ने देखा, साइक्लोट्रॉन बहुत सिंपल सा है। 51 आपका क्या हो गया इसको, माइक को? तो ये साइक्लोट्रॉन बहुत सिंपल है। मैं कंस्ट्रक्शन पे इसके आता हूँ और इसकी फिगर में एक दो बातें आपको और बताता हूँ। देखो बेटे, अगर आप लोग इस फिगर में देखें तो यहाँ 2 डीज चाहिए, बाहर इंसुलेशन चाहिए और फिर वैक्यूम सिस्टम, वैक्यूम पंप चाहिए ताकि अंदर का प्रेशर जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, और साथ साथ फिर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई जो करना है वो उसका कोई सिस्टम चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग कोई भी मैग्नेट ले लें, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें कि वो फील्ड जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे, ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पर एक्ट करे और उसकी जो उसका कर्वेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे।
तो इस तरीके से हम ये काम करते हैं। मैं ये कहना आपको ये चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ तो मेरा ख्याल है आप लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना, मुश्किल नहीं है। चलें बेटे, ये ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन के बारे में। अब आप लोग हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो उसको स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करें। आपके माइंड में अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन पूछो बेटे, और फिर उसके बाद अटेंडेंस लगाएंगे, या साथ साथ अटेंडेंस भी लगाएं और क्वेश्चन भी पूछें। पूछें बेटे, क्वेश्चन पूछो। वेरी गुड, क्वेश्चन ये स्टूडेंट का अभी क्वेश्चन अटेंडेंस लगाएं। ठीक है, अटेंडेंस लगाएं सब लोग, और साथ साथ क्वेश्चन भी पूछें। अटेंडेंस ना किसी की रह जाए। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन है स्टूडेंट का। सर जी लास्ट में बताया आपने लेक ऑफ रेजोनेंस, वो रिपीट कर दें। लेक ऑफ रेजोनेंस बेटे पता क्या है? रेजोनेंस का की कमी, रेजोनेंस ना होना या कम हो जाना। रेजोनेंस होता है मैचिंग ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेलरेटिंग पार्टिकल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी सोर्स। अप्लाइड एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल की, ये दोनों का मैच हो ना हो, अगर उसमें मिसमैच हो तो हम उसको कहेंगे लेक ऑफ रेजोनेंस। अगर इन दोनों की मैचिंग नहीं होगी तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो ही नहीं सकता। तो बेटे अगर दोनों ये मैच नहीं कर रहे तो उसे हम कहेंगे लेक ऑफ रेजोनेंस, और उसको रिमूव करने के लिए हम फील्ड को इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं। तो ये लेक ऑफ रेजोनेंस है। और पूछें, और कोई बात है क्वेश्चन? हाँ, ये एक और स्टूडेंट क्वेश्चन है सर इसका अभी। अच्छा, ये क्वेश्चन ये बेटा दूसरों के चीज़ों पर आप कमेंट ना करें, मैं देख रहा हूँ ना, मैं बता दूंगा किसी ने क्या करना है। आप लोग सिर्फ बेटे अपने चीज़ों पर, अपने काम पर फोकस करें। ये स्टूडेंट ने पूछा है सर न्यूट्रल पार्टिकल का के बारे में बता दें। ना ना, ये नहीं बताऊंगा बेटे। न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में आपको खुद सोचना होगा। थोड़ा सा आप लोग अब जोर देंगे ना अपने जहन पर तो आपको पता चल जाएगा न्यूट्रल पार्टिकल एक्सेलरेट क्यों नहीं होता। ये आप लोग खुद सोचेंगे, और मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता हूँ क्विज में। न्यूट्रल पार्टिकल क्यों एक्सेलरेट नहीं होता? बहुत सिंपल सर, ये फिगर के बारे में रिपीट कर दें। लेट अपीयर हुआ, ये बेटे फिगर के बारे में लेट अपीयर हुआ मैं करता हूँ, लेकिन ये कोशिश किया करो स्टूडेंट टाइम पे आ गया ना। फिगर के बारे में कुछ नहीं, ये दो डीज आपको नजर आ रही हैं, एक ये वाली डी है और एक ये नीचे डी है। इनके दरमियान में खाली जगह है। जो पार्टिकल एक्सेलरेट करना है वो हमने इन दोनों के दरमियान छोड़ देना है। जब पार्टिकल छोड़ेंगे उधर रेडियो जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वजह से एक डी की पोलैरिटी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव डी की तरफ दौड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये स्ट्रेट नहीं दौड़ेगा, बल्कि ये सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ये चलेगा वैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, और इसे विंडो से हम निकाल लेंगे, टारगेट पर हिट करवा देंगे। तो ये सारा बेटे इसके बारे में है। आप मज़ीद बात जो है पूछना चाहो वो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। और स्टूडेंट ने पूछा है, ये स्टूडेंट और साइक्लोट्रॉन एनिमेशन में मिल जाएगा। गुड, ठीक है। हाँ, एनिमेशन आपको नेट से मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन बेटे? चलो बेटे इसको पढ़ना, ये सारा मैं मटेरियल आपको शेयर कर दूंगा, इसको पढ़ना और फिर मेरे साथ डिस्कस कर लेना बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन आपने डिस्कस करने हैं। मैं फिर इसको, अटेंडेंस आपकी हो गई है बेटे, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्लास को। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।